हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सह संयोजक यौगिक। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। इसी में देखो जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा एक रिवाइज यहाँ पर कर रहे हैं। हमने अभी पढ़ा है CFSE कैलकुलेट करना यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना करना। CFSE क्या है ये? CFSE है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसकी गणना हमको करनी है, कैलकुलेशन इसकी करनी है। ऐसा हमने देखा, इससे पहले हमने पढ़ा कि इसका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। वो सूत्र या फॉर्मूला ये है CFSE इक्वल टू -0.4 del O इंटू मल्टीप्लाई NT2G। ये NT2G जो लिखा गया है ये इसका मीनिंग है T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद प्लस 0.6 डेल O, ये डेल O क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा, इंटू NEG। NEG क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स, EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस XP। जो XP लिखा गया है ये P तो पेयरिंग एनर्जी यानी कि युग्मन ऊर्जा, और जो X लिखा गया है ये है पेयर, नंबर ऑफ पेयर यानी कि युग्मों की संख्या। कौन से युग्म? नए युग्म या फिर कुल युग्म, नए या फिर कुल युग्मों की संख्या। क्या मीनिंग है इसका? नए युग्म, कुल युग्म, अभी इस एग्जांपल में आपको पता चलेगा। हम CFT पढ़ रहे हैं। कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन है उसका सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। इस स्प्लिटिंग थ्योरी में, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ा अष्टफलक के लिए। अभी तक हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अष्टफलकीय संकुलों के लिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कंपाउंड है जिनकी समन्वय संख्या 6 है, उन कंपाउंड्स के लिए हम CFT इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, अष्टफलकीय संकुल बनता है, तो जो लिगेंड आते हैं सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ, तो वो अक्ष पर आते हैं। किस पर आते हैं? अक्ष के अनुदिश आते हैं। जैसे एक आ रहा है +X से लिगेंड, तो एक आ रहा है उसके सामने यानी कि -X से। एक आ रहा है +Y से, तो एक आ रहा है -Y से। एक लिगेंड आ रहा है +Z से, तो एक लिगेंड आ रहा है -Z से। यानी कि जो लिगेंड आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए, अपने लोन पेयर डोनेट करने के लिए, तो वो लिगेंड कहां पर आ रहे हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के जो अक्ष है चारों तरफ, उन अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं। वो जो लिगेंड आते हैं अपना लोन पेयर लेकर के वो डोनेट करने आ रहे हैं। लेकिन जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास भी तो पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। उसके जो D कक्षक हैं, उसके जो N-1D कक्षक हैं, उसके जो 3D कक्षक हैं, उनमें पहले से इलेक्ट्रॉन है। तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन, प्रतिकर्षण, यानी कि जो लिगेंड है वो उन कक्षकों को प्रतिकर्षित कर रहा है। और लिगेंड आ रहा है अक्ष पर, तो जो कक्षक अक्ष वाले हैं, जो कक्षक अक्ष वाले हैं उनको ज्यादा प्रतिकर्षित किया जाएगा, और जो कक्षक ऐसे हैं जिनकी लोब अक्ष के बीच में आती है, जो निरक्षीय कक्षक हैं, उनको कम प्रतिकर्षित किया जाएगा। देखो जरा, आपने ऐसा ऑक्टाहेड्रल बनाया था। जैसे मान लीजिए मैं बनाता हूं एक अक्ष, ये X अक्ष है और ये Y अक्ष है। अगर मैंने यहां पर ये कक्षक बनाया इस तरह से, तो इसका नेम हो गया dx² y²। x और y के ऊपर लॉब बना दी तो ये बन गया dx² y²। अब मैं यहीं पर dxy भी बनाता हूं। क्या बनाता हूं? dxy। देखो जरा, dxy किस तरह से बना रहे हैं हम? x और y के बीच में लॉब आएगी, ये इस तरह से बनेगा dxy कक्षक। यानी कि x अक्ष और y अक्ष के बीच में अगर लॉब आई इस तरह से, तो ये बन गया dxy, और अक्ष के ऊपर ही लॉब आ गई तो क्या बन गया? x² y²। अब देखो जरा, लिगेंड आता है अक्ष के अनुदिश। ये लिगेंड यहां से आ रहा है, ये लिगेंड है जो यहां पर आ रहा है अपना लोन पे डोनेट करने के लिए। तो बताओ जरा, ये जो लिगेंड आया है लोन पे डोनेट करने के लिए, इसको इन कक्षकों में, तो कौन से वाले कक्षक को सीधा डायरेक्ट उसके रास्ते में आ रहा है? कौन सा कक्षक उसके रास्ते में आ रहा है, या किस कक्षक को ज्यादा रिपेल करेगा? इस कक्षक को, क्योंकि ये कौन सी? बिल्कुल 0 डिग्री पर, जो 0 डिग्री बोल सकता हूं, सामने ही जा रहा है। यानी कि ये लिगेंड यहां 0 डिग्री से प्रतिकर्षित कर रहा है, जबकि ये जो लोब देख रहे हैं आप ग्रीन वाली, यानी कि dxy की जो लोब है, ये वाली लोब है, इस लोब को यानी इन कक्षकों को ये लिगेंड 45 डिग्री से रिपेल कर रहा है। एक को कर रहा है 0 डिग्री से रिपेल और एक को कर रहा है 45 डिग्री से रिपेल। 45 हो गया बिल्कुल सेंटर में। तो किसको ज्यादा प्रतिकर्षित किया जाएगा? जो कक्षक
अक्ष पर उपस्थित हैं उनको ज्यादा प्रतिकर्षित किया जाएगा, तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इस तरह से पांचों डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और उसमें क्या होता है, अक्ष वाले जो कक्षक है जिनको ज्यादा प्रतिकर्षित किया गया उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, जिनको कम प्रतिकर्षित किया उनकी ऊर्जा कम है। इस तरह से दो भाग बन जाते हैं। और जो जिनकी ऊर्जा कम है उनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, DXY, DYZ, DXZ। और जिनकी ऊर्जा ज्यादा हो गई वो दो ऑर्बिटल हैं, उनको बोलते हैं EG कक्षक, DX2Y2। और दूसरा होता है DZ2। इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है, विपाटन हो जाता है कक्षकों में। उसी के आधार पर हमने CFT को पढ़ा और फिर CFSE की गणना हम यहां पर कर रहे हैं। तो देखो जरा, हमने एक क्वेश्चन लिया है D6। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि D6 विन्यास है, सीधा दे दिया। और अष्टफल की है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल की बात की जा रही है। निम्न चक्रण, यहां पर लिगेंड नहीं दिया आपको कि लिगेंड कैसा है, लेकिन एक हिंट दिया है कि ये निम्न चक्रण संकुल है। निम्न चक्रण का मतलब हुआ पेयरिंग होनी चाहिए, मतलब युग्मन हुआ होगा, तभी हम निम्न चक्रण बोलेंगे। अब युग्मन हुआ है, इसका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक, इसका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड, निम्न चक्रण में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हुए आपको ये काम करना है। तो देखो जरा, मैंने ये बनाया 3D कक्षक जिससे मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने। लिगेंड नहीं है, अभी एक बात मान के चलेंगे, लिगेंड नहीं है तो पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर होते हैं। इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? डीजनरेट ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी सेम है, इनकी ऊर्जा समान है 3D कक्षक जब लिगेंड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। लिगेंड की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। तो ये आपने 5 कक्षक बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे? 6। आपने 6 भर दिए, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन और एक बचा जो यहां आएगा, 1 2 3 4 5 और एक आगे 6। इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। लेकिन अब आ रहा है लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अष्टफलक। जैसे लिगेंड आएगा इन कक्षकों में स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग होते ही दो भागों में बढ़ जाएंगे, T2G और EG। अब ये जो 5 कक्षक आपने बनाए, 3 नीचे 2 ऊपर, इनमें हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल करते समय ध्यान रखना, आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इसके पास वाले में, तीसरा इसके पास वाले में और चौथा इसी में भरना पड़ेगा, युग्मन करना पड़ेगा। तो पांचवा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि पूरे 6 इलेक्ट्रॉन जो थे वो T2G कक्षकों में आ गए। EG अभी भी खाली पड़ा हुआ है। ऐसा विन्यास बना है D6 अष्टफलक और निम्न चक्रण, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। अब आपको CFSE कैलकुलेट करनी है, ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करें। देखो जरा, CFSE इक्वल टू -0.4 डेल ओ। डेल ओ क्या होता है? ये T2G और EG के बीच का जो गैप है, T2G कक्षक और EG कक्षक के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उसको बोलते हैं डेल ओ। डेल ओ का मीनिंग होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। चलिए, और अगर इसकी वैल्यू गिवन होगी तो हम पुट कर देंगे, नहीं तो ये इसी फॉर्म में आंसर होता है। तो -0.4 डेल ओ इंटू एन T2G मीन्स T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद प्लस, ये प्लस लगा दिया। फिर है 0.6 डेल ओ लिखा इंटू जितने EG में इलेक्ट्रॉन से, जरा EG में देखना कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू तो पूरी 0 ही हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद प्लस करके क्या आ रहा है? XP। P क्या है? पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, उसको हमने सीधा सीधा P लिखा है। लेकिन X की वैल्यू क्या है? नए पेयर या कुल पेयर। अब देखो क्या मीनिंग है इसका, जरा यहां देखना, मुझे बताना कितने पेयर आपको नजर आ रहे हैं? 3। दो सारे 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षकों में, तो 3 पेयर है। तो 3 पेयर है तो आपने लिख दिया 3P। तो X की वैल्यू 3 भी हो सकती है। अब ये नए क्या है? नए युग्म का मीनिंग ये है कि जब लिगेंड नहीं था, क्या नहीं था? लिगेंड नहीं था और आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो ऐसे भरे जाते। तो बताना जरा उस समय कितने पेयर बनते? 1 पेयर तो बन ही रहा था। यानी कि लिगेंड नहीं है, डी के 5 कक्षक हैं और आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो 1 पेयर तो पहले ही बन गया। लेकिन स्प्लिटिंग हो गई, लिगेंड आया, स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग होते ही फिर T2G EG बने, फिर आपने T2G EG में इलेक्ट्रॉन भरा, तो फिर कितने पेयर बन गए? 3। यानी कि एक तो पहले ही बना हुआ था बिना लिगेंड के भी, लिगेंड आने के बाद 3 बने, तो नए पेयर कितने बने? न्यू पेयर। तो न्यू पेयर कितने हो गए? 2। भाई एक तो पहले ही था, बाद में 3 बने, तो नए कितने बने? 2। तो इस X की वैल्यू 2 भी हो सकती है।
तो इनको नए युग्म न्यू पेयर भी कहा जा सकता है, इसको टोटल पेयर भी कहा जा सकता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग टिक करना है, और दोनों आ जाएं तो फिर नए युग्म जो है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें आंसर को टिक कर सकते हैं, प्रेफरेंस इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से बनेगा आपका ये CFSC की गणना की जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने पहले भी लिए और आगे और भी एग्जाम्पल हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। आपको जो मॉड्यूल मिला हुआ है उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं CFSC कैलकुलेट करने के, उन सबको करते रहें। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करते रहें। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें एक एक करके। जैसे आप EAN पढ़ चुके हैं, आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, आप लिगेंड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उन टॉपिक के क्वेश्चन करते रहें। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक समझ में आ गया, ये तभी पता चलता है जब उसके क्वेश्चन आप कर चुके होते हैं। तो इस तरह से CFSC की गणना करनी थी। इसी तरह से जरा देखो, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था, विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जरा वापस से सुने, विपाटन ऊर्जा यानी कि डेल ओ। डेल ओ मीन्स T2G और EG के बीच का गैप, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये T2G कक्षक और ये EG कक्षक, EG और ये क्या है T2G कक्षक, इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, इस ऊर्जा के अंतर को हम बोलते हैं डेल ओ, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा। इसको प्रभावित करने वाले कारक हम यहां पर देख रहे हैं। तो उसमें पहला है विपाटन ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, सबसे पहले हमने लिखा सेंट्रल मेटल आयन का आवेश, यानी कि जो धातु आयन है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसका आवेश, उस पर आवेश जितना अधिक होगा उसका प्लस। अच्छा, धातु आयन पे कौन सा आवेश आ रहा है? प्लस। जैसे ही धातु आयन पर प्लस आवेश बढ़ेगा, उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, प्रभावी नाप के आवेश बढ़ जाएगा, लिगेंड्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड बहुत तेजी से लोन पे डोनेट करने आएंगे, स्प्लिटिंग को बढ़ा देंगे। तो जितना ज्यादा आवेश होगा सेंट्रल मेटल आयन पर, स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। इसका एक उदाहरण लिया हमने, FeH2O6 चार्ज है +2, FeH2O6 और चार्ज है +3। अगर आप इस पहले वाले कंपाउंड में Fe पर चार्ज फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। देखो Fe को लिया x, इसका चार्ज 0 इक्वल टू +2, तो Fe का क्या होता हो गया? +2। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में Fe का चार्ज पता करो जरा, +3 है। अब एक Fe पर +2 चार्ज है, एक Fe पर +3 चार्ज है, तो जितना ज्यादा आवेश होगा धातु आयन पर, विपाटन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि आवेश बढ़ने से, जरा एक बात समझना यहां पर, अब आवेश बढ़ने से विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। धातु आयन पर आवेश बढ़ने से ये गैप बढ़ता जा रहा है, ये गैप, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा ये गैप बढ़ेगा, T2G EG के बीच में गैप बढ़ेगा, डेल O की वैल्यू बढ़ेगी। मुझे बताओ जरा, डेल O की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे पेयरिंग कराना इजी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना इजी हो रहा है? पेयरिंग कराना इजी हो रहा है। मतलब ये गैप बढ़ने का मतलब क्या है? ये किसके फेवर में गैप बढ़ना? पेयरिंग के फेवर, युग्मन के फेवर में। युग्मन कराना चाहेगा, गैप बढ़ेगा तो युग्मन होगा, और आवेश बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो युग्मन होगा। और युग्मन कौन से लिगेंड कराते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसीलिए जरा याद करें, जब आप VBT पढ़ रहे थे, जब हमने लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा था, तो एक स्पेशल पॉइंट लिखा था हमने। स्पेशल पॉइंट ये था कि कोबाल्ट अगर +3 आवेश है कोबाल्ट पर, तो जो वाटर होता है H2O, जो कि होता जनरली, H2O जनरली है कैसा? वीक लिगेंड, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ वो क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट पर +3 चार्ज आते हैं, आवेश की मात्रा बढ़ी, आवेश की मात्रा बढ़ी तो डेल O की वैल्यू बढ़ गई, T2G EG के बीच में गैप बढ़ गया, तो ये गैप का बढ़ना मतलब वो वाटर भी क्या कराने लगेगा? पेयरिंग कराने लग जाता है। इसलिए जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करने लग जाता है। कब? जब आवेश बढ़ता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। तो ये पहला फैक्टर हुआ विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाला। दूसरा फैक्टर, सेकंड, विपाटन ऊर्जा समानुपाती लिगेंड की सामर्थ्य के। ये तो हम कई बार बोल चुके हैं अभी तक कि लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा ये गैप बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा तो ये विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। हमने लिखा है यहाँ पर H2O और एक लिया है अमोनिया। एक में लिगेंड वाटर है, एक में लिगेंड अमोनिया है। तो ध्यान रखें, वाटर और अमोनिया में से स्ट्रॉन्ग कौन है? अमोनिया है। तो अमोनिया अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये डेल O की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट है, विपाटन ऊर्जा समानुपाती है सेंट्रल मेटल आयन के जेड इफेक्टिव के। काफी कुछ सिमिलर है इस वाली बात से कि आवेश, दो तरह की बात है, आवेश बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो स्प्लिटिंग बढ़ रही है, यानी कि डेल O का मान बढ़ रहा है। कुछ वैसा ही है कि सेंट्रल मेटल आयन का जेड इफेक्टिव, ये जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा विपाटन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। ये एक और फैक्टर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, इसी का
एग्जाम्पल है कि जो 3D सीरीज का मेटल होता है और जो 4D सीरीज का मेटल होता है और एक 5D सीरीज का मेटल है, तो इनमें कंटिन्यू जेड इफेक्टिव बढ़ता है, प्रभावी नाप की आवेश इंक्रीज होता है। और अगर प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा तो फिर विपाटन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा और लगभग 30 से 40% जो है, ये 40-50% इंक्रीज होता चला जाता है इसका विपाटन ऊर्जा का मान यहाँ से, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। यहाँ तो जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है 4D से 5D लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। चलिए, तो हमने एक एग्जांपल लिया है, कुछ 3 कॉम्प्लेक्स लिए हैं। एक में केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, दूसरे में Ru है और तीसरे में OS यानी कि ऑस्मियम है। Fe, Ru, OS, Fe, Ru और ऑस्मियम। और हम जानते हैं जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ये बनेगा, ये 3D सीरीज का मेटल है, ये 4D सीरीज का मेटल है और ये 5D सीरीज मेटल है। और मेटल प्रभावी नाप की आवेश जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो डेल ओ की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, विपाटन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जा रहा है। विपाटन ऊर्जा का मान इतना ज़्यादा हो जाता है 4D और 5D सीरीज के मेटल के साथ कि वो ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है डेल ओ, और इस वजह से लिगेंड जो होते हैं सभी वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है इसका, वो है ज्यामिति, संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति भी प्रभावित करती है इस विपाटन को। ज्यामिति से मतलब हमने यहाँ पर 3 ज्यामिति लिखी है। एसपी, एसपी मीन्स स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय एसपी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो ये डेल एसपी का मतलब क्या हुआ? डेल एसपी मीन्स वर्गाकार समतलीय संकुल में विपाटन ऊर्जा। डेल एसपी का मतलब क्या हुआ? वर्गाकार समतलीय संकुल में विपाटन ऊर्जा। डेल ओ को आप जानते ही हैं, अष्टफलक में विपाटन ऊर्जा, अष्टफलक या अष्टफलकीय संकुल, अष्टफलकीय संकुल में विपाटन ऊर्जा। और डेल टी क्या है? ये टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलक में, चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन ऊर्जा में हमने एक रिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखें, एक वैल्यू बेस्ड है, उसका कुछ रिलेशन यहाँ पर भी है। पहले आप इसको याद रखें, सबसे पहला काम कि डेल एसपी सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग, वर्गाकार समतलीय संकुल में कैसे स्प्लिटिंग होती है, कैसे विपाटन होता है, ये मान इतना ज्यादा क्यों होता है, ये भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। डेल ओ हमने पढ़ा भी कि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, टेट्राहेड्रल इसके बाद आने वाला है। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो है विपाटन ऊर्जा, ये है अष्टफलकीय संकुल में विपाटन ऊर्जा और ये है चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन ऊर्जा, और ये क्रम बनता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, SPOT, स्पोर्ट, SP स्क्वायर प्लेनर, O ऑक्टाहेड्रल, T टेट्राहेड्रल, ये क्रम बनता है इनमें विपाटन ऊर्जा का। उसके बाद एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक रिलेशन भी निकल के आता है। वो रिलेशन ये है कि डेल टी इक्वल टू 4/9 डेल ओ, यानी कि जो टेट्राहेड्रल की विपाटन ऊर्जा है वो डेल ओ की कितना है? 4/9 टाइम्स है। यानी कि हम इसको ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। डेल ओ का मान दिया जाता है और डेल टी के लिए पूछ लिया जाए तो आप यहां से निकाल सकते हैं। यानी कि इस तरह से रिलेशन है ये, डेल टी इक्वल टू 4/9 डेल ओ। इस तरह से इस रिलेशन से जो है आप डेल टी निकाल सकते हैं अगर पूछ लिया जाए, कन्वर्जन पूछा जाए तो। ये रिलेशन भी ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है सर्विस के अंदर। एक रिलेशन और है हमारे पास डेल एसपी और डेल ओ के बीच में, पूछा नहीं जाता है, एक लेस इंपॉर्टेंट है पर एक रिलेशन, इसको भी आप याद रख सकते हैं। बट ये 2 चीजें जरूर याद रखें, एक तो ये ऑर्डर कि किसकी विपाटन ऊर्जा ज्यादा है, किसकी कम है, दूसरा डेल टी और डेल ओ में क्या रिलेशन बनता है, किस तरह से इनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका अभी आगे आपको पता चलेगा। ये डेल टी का मान बहुत ही कम होता है, आप जैसे देख रहे होंगे 4/9 डेल ओ, ये बहुत कम आती है वैल्यू डेल टी की। ये था विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद आते हैं हम स्थायित्व, संकुल का जो स्थायित्व है, कॉम्प्लेक्स का जो स्थायित्व है, कॉम्प्लेक्स जो संकुल यौगिक है इनके स्थायित्व की बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो संकुल की स्टेबिलिटी को बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये काफी कुछ कारक वही हैं जो भी डेल ओ के कारक थे। 1-2 नए और भी हैं, जैसे पहला
कि जो संकुल का स्थायित्व है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग हमने पढ़ी कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं लेकिन वापस मेटल आयन से लोन पेयर ले लेते हैं, तो उस समय उस मेटल और उस लिगेंड के बीच में दो बॉन्ड बन जाते हैं। एक बार तो सिग्मा बॉन्ड बना के लोन पेयर डोनेट किया, एक बार पाई बॉन्ड बना के लोन पेयर एक्सेप्ट किया। तो इसकी वजह से लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि संकुल के स्थायित्व को बताता है। डोमिनेटिंग पार्ट भी है, प्रभावी कारक है। उसके बाद है स्थायित्व समानुपाती है वलय की संख्या पर। वलय की संख्या मतलब जो चिलेशन होता है, जब बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड आके जुड़ते हैं तो वलय बनती है, रिंग बनती है। जितनी ज़्यादा रिंग बनेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व बढ़ेगा, संकुल का वलय की संख्या बढ़ती है। तो लेकिन पहले ये ध्यान रखें कि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो वो ज़्यादा स्थायी होगा। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगी कि इस पर वलय की संख्या पर जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। ये नेक्स्ट है स्थायित्व समानुपाती है आवेश के। ये तो वही हो गया जो पुराना था। नेक्स्ट फैक्टर है लिगेंड का सामर्थ्य। लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना प्रबल होगा, लिगेंड की सामर्थ्य जितनी ज्यादा होगी, बनने वाले संकुल उतने ज्यादा स्थायी होंगे। नेक्स्ट है जेड इफेक्टिव, वही प्रभावी नाप की आवेश, सब कुछ सेम ही है। प्रभावी नाप के अंश बढ़ने से भी स्थायित्व बढ़ेगा। एक और फैक्टर है स्थायित्व समानुपाती है स्थिरांक के। स्थायित्व स्थिरांक ये क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका आपको के की वैल्यू गिवन होती है। उस के की वैल्यू गिवन अगर है, आपको बस देख के बताना है कि किसके लिए के ज्यादा है। जिसका के ज्यादा है वैल्यू आपको गिवन है, जिसके लिए के ज्यादा है उसका स्थायित्व भी ज्यादा है। ये फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है इसका संकुल का, कॉम्प्लेक्स का। अब हम इसके आधार पर ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, इन फैक्टर्स के आधार पर हम कुछ एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको स्थायित्व का क्रम बनाना है। देखो जरा, स्थायित्व के सही क्रम का निर्धारण कीजिए। क्वेश्चन है पहला ऑप्शन FeCN6 चार्ज -3 FeC2O4 यानी कि ऑक्जेलेटो, ये OX है ऑक्जेलेटो, और ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो जो लिगेंड होता है वो OX और चार्ज कितना होता है उस पर -2, ये होता है ऑक्जेलेटो। आपको पता है ये ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, और अगर ये द्विदंतुक लिगेंड है तो रिंग बनाएगा, ध्यान रखना। तो ये रिंग बना रहा है, लेकिन ध्यान रखें इधर कौन है? साइनाइड है, और साइनाइड क्या करता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग, और सिनर्जिक बॉन्डिंग करने वाला है तो इसका स्थायित्व ज्यादा होगा ऑक्जेलेटो से। तो यानी कि जो FeCN6 है ये ज्यादा स्थायी है, सिनर्जिक बॉन्डिंग करने वाला लिगेंड यहां पर उपस्थित है, ध्यान रखें। उसके अकॉर्डिंग ये पहला ऑप्शन हुआ। सेकंड देखो जरा, सेकंड इसका एग्जांपल FeH2O6 चार्ज है +3, FeEN थ्राइस चार्ज है +3, FeDiene होल ट्वाइस और चार्ज है +3। आपको यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, सभी में Fe पर +3 चार्ज है। देखो जरा, अब यहाँ पर H2O होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। H2O क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। और जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं क्या वो रिंग बनाते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर कोई रिंग नहीं बनेगी, नो रिंग, कोई रिंग नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि H2O कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड यानी कि एक दंतुक लिगेंड, ये रिंग नहीं बनाते। EN, आपको पता है एक EN जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है। क्या नेम होता है इसका पूरा? जरा नेम बताएं EN का। इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन है और ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एक EN एक रिंग बनाएगा। एक EN कितनी रिंग बनाएगा? एक। तो 3 EN से कितनी रिंग बनेगी? 3 रिंग बनेगी। तो यहाँ रिंग की संरचना जो होगी वो 3 रिंग बनेगी। इसमें 3 रिंग, 3 वलय, किसमें? इसके अंदर। चलिए, डाइइन, डाइइन का नेम होता है डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, अमीन 3 है तो एक EN जो है वो 3 रिंग बनाएगा, लेकिन सॉरी एक डाइइन जो है वो 3 रिंग बनाए, 2 रिंग बनाएगा। तो 2 डाइइन कितने बना देंगे? 4 रिंग बना देंगे। वापस सुनना, H2O मोनोडेंटेड लिगेंड, कोई रिंग नहीं बनाएगा। देखो EN बाइडेंटेड लिगेंड, रिंग बनाता है। तो एक EN एक रिंग बनाता है तो 3 EN 3 रिंग बना देंगे। एक EN से एक रिंग बनेगी और 3 EN लगे हुए तो 3 रिंग बनेगी। ये मोनोडेंटेड था, एक भी रिंग नहीं बनेगी। चलिए, डाइइन, इसका नेम होता है डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। ट्राइअमीन का मतलब ट्राइडेंटेड लिगेंड। ये जो डाइइन है ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड।
ट्राइडेंटेड का मतलब 3 लोन पे डोनेट करने वाला, और अगर ये ट्राइडेंटेड है तो कितनी रिंग बनाएगा? 2। तो एक डाइईन 2 रिंग बनाएगा, और यहाँ 2 डाइईन है तो 4 रिंग बनेगी। तो यहाँ रिंग के नंबर, ये CR लिखा क्या है? चिलेट रिंग, चिलेट रिंग, इसको चिलेट रिंग भी कहा जाता है, किलेट रिंग बोल दें। तो ये 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और जितनी ज़्यादा रिंग बनेगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो जरा थर्ड एग्जाम्पल, इसी का आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। कोबाल्ट है, H2O+2 कोबाल्ट H2O6+3। यहाँ पर कोबाल्ट पर चार्ज कितना है? +2। यहाँ कोबाल्ट पर चार्ज कितना है? +3। सेंट्रल मेटल आयन का आवेश बढ़ा, आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व भी बढ़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखें जरा, NiH2O6 और चार्ज +2, फिर NiNH3 चार्ज +2, फिर NiNO2 चार्ज -4। अगर आप इस तीनों कंपाउंड में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऑक्सीकरण अंक, तो वो +2 ही आएगा हर जगह। क्या आएगा? +2 आ रहा है, अब निकाल लें। उसके बाद जरा लिगेंड देखें, चेंज क्या हो रहा है उसको देखो। लिगेंड देखना जरा, यहाँ वाटर है, यहाँ पर अमोनिया है, और यहाँ पर NO2-1, और वाटर वीक लिगेंड, अमोनिया उससे स्ट्रॉन्ग होता है, और NO2- उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है। अमोनिया और NO2-, NH3 और NO2- में अगर आप लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाए तो ये बनेगा। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पढ़ी है, जरा उसको एक बार देखना, उसमें आपको ये मिलेगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी संकुल की। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। एक और एग्जाम्पल देंगे जरा, NiCl6-4, PdCl6-4, PtCl6-4। आपको एग्जाम्पल देखते पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर इसमें यूज हो रहा है। निकल पैलेडियम प्लेटिनम, निकल पैलेडियम प्लेटिनम इज 3D सीरीज का मेटल, ये 4D सीरीज मेटल, और ये 5D सीरीज मेटल। 3D से 4D, 4D से 5D, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। इस तरह से स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता चला जाएगा। इस तरह से आप जो संकुल के स्थायित्व है उसकी व्याख्या, उसको निर्धारण कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं इन फैक्टर के आधार पर। यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन आए हैं स्टेबिलिटी वाले फैक्टर पर। ध्यान रखना, तो जिसके लिए मैं बोलता जाऊं, जिस टॉपिक को एम्फेसिस करते जाएं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको जरा अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें, और उनको ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस उन पर करते रहें। इन पर से क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी रखिए प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन आप करेंगे आपको इन पे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, ये था अभी तक जो हमने पढ़ा, वो था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अष्टफलकीय संकुल में। किसमें? अष्टफलकीय संकुल में हमने पढ़ा है विपाटन, कि किस तरह से CFT होती है, किस तरह से वो 2 भागों में द्विकक्षक विभाजित हो जाते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है, लिगेंड किनको ज्यादा प्रतिकर्षित कर रहा होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है अष्टफलक के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, यानी कि चतुष्फलकीय संकुल के लिए। चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे हो रहा है, किस तरह से ये थ्योरी है। एक तो ध्यान रखें कि चतुष्फलकीय संकुल तभी बनेगा जब संकरण क्या होगा? sp3, यानी कि हम sp3 संकरण जिनमें हो रहा है उन यौगिकों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिनमें sp3 संकरण है, उन यौगिकों की बात की जा रही है, उनमें कैसे स्प्लिटिंग होती है। sp3 कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। तो समन्वय संख्या 4 वाले जो हैं उसकी बात कर रहे हैं। पर समन्वय संख्या 4 में भी 2 प्रकार के संकरण होते हैं, एक होता है dsp2 और एक होता है sp3। तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? sp3 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। चलिए, अब पहले तो मैं sp3 हम ये सब पढ़े, उससे पहले जरा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। sp3 की क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, जो भी मेटल है, ये एक बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है, एक बॉन्ड ये बना दिया, ऐसा बना दिया हमने। ये इस तरह से चतुष्फल की ज्यामिति बनती है। और चतुष्फल की ज्यामिति में जैसे मान लीजिए एक लिगेंड यहाँ पर है, ये दूसरा लिगेंड है, ये तीसरा लिगेंड है, और ये 4th नंबर का लिगेंड है। चतुष्फल की ज्यामिति में जो बंद कोण बनता है, बॉन्ड एंगल जो बनता है, ये एंगल बता सकते हैं कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये एंगल होता है 109.5 डिग्री भी बोला जा सकता है, 109 डिग्री 28 मिनट भी बोला जाता है, ये एंगल। और सारे एंगल सेम होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो अक्ष होती है, अक्ष की बात करूं तो वो अक्ष के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है? कौन?
अक्ष, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। जेड अक्ष ले ली तो भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यानी कि अक्ष जो होती है उनके बीच में होता है 90 डिग्री का एंगल। यहां पर कितना एंगल है? 109 डिग्री 28 मिनट का। इसका मतलब यह है, जरा समझना यार, इसका मतलब यह है कि चतुष्फल की ज्यामिति बनते समय जो लिगेंड आ रहे हैं वो अक्ष पर नहीं आ रहे हैं, वो अक्ष के अलोंग नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर अक्ष पर आ रहे होते, एक एक्स से एक वाई से आ रहा होता, तो आज एंगल कितना डिग्री होता है इसमें? 90 डिग्री, जो कि 90 नहीं है। इसका मतलब लिगेंड कहीं और जगह से आ रहे हैं और अक्ष कहीं और जगह उपस्थित है। वहां जो कक्षक है वो कहीं और जगह उपस्थित है, उसके जो कक्षक हैं, जो अक्ष वाले कक्षक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां प्रतिकर्षण में थोड़ा कुछ अंतर है अष्टफलक से। देखना जरा, अष्टफल की बनाता हूं मैं। अष्टफलक हमने ऐसे बनाया था, ये तो हो गया सेंट्रल मेटल लाइन, जो भी ये धातु है। एक आपने बनाया प्लस एक्स, एक बनाया माइनस एक्स, प्लस वाई, माइनस वाई, प्लस जेड, माइनस जेड, ऐसे अक्ष पे ये ऐसे अष्टफलक बनता है। और ये एक वर्ग बन गया और ये 2 पिरामिड बन गए। और इस तरह से लिगेंड आते हैं, 6 लिगेंड यहाँ पर। और यहाँ पर जो है, जो लिगेंड आ रहे हैं वो अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष हो गई, और लिगेंड भी यहीं से आ रहा है और जो कक्षक उपस्थित है वो भी यहीं कहीं उपस्थित है। अब जरा सुनना कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, अष्टफल की संकुल बनता है, जैसे अष्टफलक की बात करें तो अष्टफल में ये मेटल हुआ, एक लिगेंड यहां से आया प्लस एक्स से, एक लिगेंड आया माइनस एक्स से, एक लिगेंड आया प्लस वाई से, तो एक लिगेंड आया माइनस वाई से, ऐसे आता है। और ये प्लस जेड और माइनस जेड से अष्टफलक। और जो लिगेंड है वो लॉन पेयर लेके आ रहा है, लॉन पेयर लेके आ रहा है तो वो प्रतिकर्षित कर रहा है, इन जो कक्षक उपस्थित है यहाँ पर पहले से, उनको प्रतिकर्षित कर रहा है लिगेंड, इस तरह से। लेकिन जो अष्टफलक बनता है ऑक्टाहेड्रल, उसमें तो जो लिगेंड आता है वो डायरेक्ट हिट करता है उन कक्षकों को 0 डिग्री से, ठीक है ना, और एक को करता है 45 डिग्री से। अब हम बात करें चतुष्फलक की, तो चतुष्फलक में लिगेंड यहां से आ ही नहीं रहा। अगर यहां से नहीं आ रहा तो इनको प्रतिकर्षित भी नहीं कर रहा होगा या कम कर रहा होगा, पहले के कंपैरिजन में भी प्रतिकर्षित तो करेगा। क्यों? क्योंकि वहां वो कक्षक तो उपस्थित हैं, उनको प्रतिकर्षण तो हो रहा है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम हो रहा होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि लिगेंड जो है वो अक्ष के अनुदिश नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये dx² y², ऐसा बनाते हैं, एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, तो ये बन गया dx² y² की लोब। ऐसे अष्टफलक में तो लिगेंड यहां से आ जाता है, लेकिन यहां पर कहीं और जगह से आ रहा है लिगेंड। तो इन कक्षकों में जो पहले से उपस्थित कक्षक है और लिगेंड जो आ रहा है चतुष्फलक में, कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा होगा ना, कुछ एंगल तो बन रहा होगा। तो जरा वो एंगल देखें कि जब चतुष्फल की ज्यामिति बनती है तो जो T2G कक्षक, अब यहां पर T2G ना बोल के T2 और EG ना बोल के E कक्षक बोला जाता है। जिसको आप T2G बोल रहे थे वहां पर अष्टफलक में, उसको यहां क्या बोलेंगे? T2। और जिसको आप EG बोल रहे थे उसको सिर्फ E हम यानी कि G हटाया है। स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म है। देखो जरा, तो चतुष्फल की ज्यामिति में जो लिगेंड आते हैं वो T2 कक्षक, लिगेंड और T2 कक्षकों के बीच में जो एंगल बनता है वो 35 डिग्री का, 35 डिग्री का एंगल बनता है। और ई कक्षक यानी कि जो EG कक्षक जिसको आपने बोला था, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 55 डिग्री का एंगल बनता है। वापस सुनना क्या बोला मैंने। जब अष्टफल की ज्यामिति बन रही थी तो धातु सेंट्रल मेटल आयन, ये उसका x² y² लोब ऐसे बना दी, एक्स और वाई अक्ष पर। लिगेंड भी अक्ष पर ही आ रहा था तो वो सीधा सीधा मिल रहा था, 0 डिग्री से टकरा रहा था, डायरेक्ट उसको हिट कर रहा था, उसके रास्ते में आ रहा था, लिगेंड के रास्ते में कक्षक। यहां जो लिगेंड आ रहे हैं चतुष्फलक में वो कहीं और जगह से आ रहे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट से आ रहे हैं, 90 डिग्री से नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ने एंगल जो है वो 0 डिग्री नहीं तो कुछ तो है, और वो एंगल ये फिक्स है कि जो T2 कक्षक है उनके साथ बनता है 35 डिग्री का एंगल, और जो E कक्षक है उनके साथ बनता है 55 डिग्री का एंगल। अब मुझे बात बताओ, लिगेंड आ रहा है और कुछ कक्षकों को वो 35 डिग्री से रिपेल कर रहा है, 35 डिग्री से प्रतिकर्षित कर रहा है, और कुछ लिगेंड को वो 55 डिग्री से रिपेल कर रहा है। मतलब लिगेंड और कक्षकों के बीच का एंगल कौन देखें जरा, एक में बन रहा है 35 डिग्री और एक में बन रहा है 55 डिग्री। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसको ज्यादा प्रतिकर्षित किया जाएगा? जहां एंगल कम बन रहा होगा, जहां पर दूरी कम होगी, उसको ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां ज्यादा प्रतिकर्षित कौन होगा, T2 कक्षक या E कक्षक? T2 कक्षक ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, और अगर ये ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, यानी कि यहां भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। और ये स्प्लिटिंग जस्ट रिवर्स हो गई ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल में T2G कक्षक नीचे थे, EG कक्षक ऊपर थे, उनको ज्यादा प्रतिकर्षित किया गया। यहां पर पूरा रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि जिसको ज्यादा प्रतिकर्षित किया गया है उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। चलिए अब जरा यहां जो लिखा है जरा उसको देखें। चतुष्फलकीय संरचना में कोई भी लिगेंड
डी कक्षक की तरफ सीधे अग्रसित नहीं होते हैं। यानी कि जब चतुष्फल की ज्यामिति बनती है, ऐसी टेट्राहेड्रल बनती है, तो लिगेंड जो आ रहे हैं वो डी कक्षक के सामने नहीं आ रहे, किसी भी डी कक्षक के कहीं ना कहीं जो है कुछ दूरी से आ रहे हैं। तो वो दूरी क्या है वो हमने यहाँ पर बता दी कि जो T2 कक्षक है उनके बीच में तो बनता है 35 डिग्री, और जो E कक्षक है उनके साथ बनता है कोण बीच में 55 डिग्री। जिसके साथ कोण कम बन रहा है, कम डिग्री का, या जिससे दूरी कम है, उसको ज्यादा प्रतिकर्षित किया जाएगा, और ज्यादा प्रतिकर्षित किया जाएगा तो वो ऊपर चले जाएंगे। चलिए, इसलिए ये एंगल के बाद, इसलिए DXY, DYZ, DXZ जिसको आप T2 कक्षक कह रहे हैं, इनको ज्यादा प्रतिकर्षित किया जा रहा है। किसकी तुलना में? DZ² और DX² की तुलना में अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। तो अधिक प्रतिकर्षण कौन अनुभव कर रहा है? DXY, DYZ, DXZ कक्षक अधिक प्रतिकर्षण अनुभव कर रहे हैं लिगेंड से। क्यों? क्योंकि उनके साथ उसका एंगल कम बन रहा है। तो अगर ऐसा है तो विपाटन होगा और ये ऊपर चले जाएंगे। इस प्रकार डी कक्षक दो समूह में विपाटित हो जाते हैं, वही दो पार्ट बन जाते हैं, जो कि अष्टफल के संकुल के विपरीत है। उसके जस्ट रिवर्स हुआ, DXY, DYZ, DXZ कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। यह है चतुष्फल की ज्यामिति के अंदर जो है CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जरा वापस से सुनना अभी तक जो मैंने बताया कि जब अष्टफलक बनता है तो लिगेंड अक्ष के अनुदिश आते हैं, अक्ष पर आते हैं, ऐसे +x, एक सामने से, एक अपोजिट साइड से, फिर एक सामने से आ रहा है, एक पीछे की तरफ से आ रहा है, इस तरह से एक ऊपर की तरफ से आ रहा है और एक इस तरफ नीचे की तरफ से -z अक्ष के अनुदिश आते हैं। अष्टफल की ज्यामिति में लिगेंड अक्ष के अनुदिश आते हैं, जबकि चतुष्फल की ज्यामिति में अक्ष के अनुदिश नहीं आते, क्योंकि चतुष्फल की ज्यामिति में जो स्ट्रक्चर बन रही है वो है टेट्राहेड्रल, जिसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि ये एंगल 90 डिग्री बन रहे थे वहां। जब अष्टफलक बना रहे थे तो एंगल कितने बन रहे थे? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब अक्ष भी 90 डिग्री पे होती है, तो बंद कोण भी 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि लिगेंड वहीं आ रहे हैं। यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का बन रहा है, इसका मतलब लिगेंड जो है वो अक्ष पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कक्षक तो हैं, इस केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक तो है ना 5, तो उन डी कक्षक को सीधे सीधे हिट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रतिकर्षित नहीं कर रहे हैं, पर कुछ कोण तो बनना होगा, कुछ दूरी होगी। तो वो दूरी क्या है? 55 डिग्री और 35 डिग्री। तो जहां पर 35 डिग्री का कोण बनेगा उसको ज्यादा प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा, और ऐसा होता है T2 कक्षकों में, यानी कि DXY, DYZ और DXZ कक्षकों में। इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और दो की ऊर्जा कम हो जाती है। इस तरह से ये स्प्लिटिंग हो गई। अब एक बात और सुने जरा, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ढंग से सुनना जरा, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि अष्टफल के संकुल बनता है तो लिगेंड कितने आते हैं? 6 लिगेंड। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक है, 5 डी कक्षक, उनको 6 लिगेंड प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड आ रहे हैं, उन कक्षकों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जब चतुष्फल की ज्यामिति बनती है तो कितने लिगेंड आते हैं? 4। कक्षक वही है 5, कक्षक इधर भी 5 ही थे, 5 कक्षक चतुष्फल की में, 5 कक्षक अष्टफल की में। यहां लिगेंड आ रहे हैं 6, यहां लिगेंड आ रहे हैं 4। तो एक तो चतुष्फल की ज्यामिति में लिगेंड की संख्या कम है, प्रतिकर्षित करने वाले जो लिगेंड है उनकी संख्या कम है, और ऊपर से कोई भी लिगेंड किसी भी कक्षक को 0 डिग्री से प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है। जरा सुनना क्या बोला मैंने। अष्टफल की ज्यामिति में लिगेंड होते हैं 6 और कुछ 0 डिग्री से रिपेल हो रहे होते हैं। अष्टफल की ज्यामिति में लिगेंड होते हैं 4 और कोई भी 0 डिग्री से रिपेल नहीं कर रहा है। इसलिए चतुष्फल की ज्यामिति में यह प्रतिकर्षण बहुत कम है अष्टफलक की तुलना में। अष्टफलक में ये प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा है, इसलिए वो स्प्लिटिंग ज्यादा होती थी, इसलिए वो डेल ओ का मान ज्यादा होता है। डेल ओ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ये ज्यादा है। टेट्राहेड्रल में क्या हुआ? लिगेंड भी 4 ही हैं और 0 डिग्री से और कोई रिपेल नहीं कर रहा, इसलिए प्रतिकर्षण कम है। प्रतिकर्षण कम है तो डेल टी की वैल्यू कम है, इसलिए डेल ओ ज्यादा होता है, डेल टी कम होता है। इसलिए वो रिलेशन आपने लिखा था अभी कि डेल टी इक्वल टू 4/9 डेल ओ, इतना कम हो जाता है ये डेल टी। तो डेल टी की वैल्यू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग हुई है T2G EG जिसको आप बोल रहे हैं T2 और E, इसके बीच में गैप बहुत कम होता है। चलिए इसको अब आगे देखते हैं। तो ये तो हुआ चतुष्फल की में। नेक्स्ट इसी का डायग्राम जो हमने यहाँ लिखा है वो उसी तरह से डायग्राम बना है, जरा इसको समझें। बात वही है, ये 5 डी कक्षक, ये 5 डी कक्षक तब है जब लिगेंड नहीं है।
लिगेंड नहीं है, फ्री आयन है, मुक्त आयन है, 5d कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर है। जैसे लिगेंड, ये ध्यान रखना लिगेंड के एब्सेंट में होता है, यहाँ लिगेंड नहीं है, नो लिगेंड। जब तक लिगेंड नहीं है तब तक 5d कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर है। जैसे ही लिगेंड आएगा उनको प्रतिकर्षण होगा, थोड़ी ऊर्जा बढ़ेगी, एक समान ऊर्जा बढ़ाई, लेकिन ये समान नहीं होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। 2 पार्ट में कैसे, ये 2 कक्षक नीचे आ जाते हैं, 3 कक्षक या ऊपर चले जाते हैं। जिनको ज्यादा प्रतिकर्षित किया गया वो ऊपर है। आप बता सकते हो जो ऊपर आए हैं 3 कक्षक, इनके नेम क्या है? डी में 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx2y2 एंड dz2। ये ऊपर वाले कक्षक कौन से हैं? dxy, dyz एंड dxz। ये जो कक्षक हैं इनको ज्यादा प्रतिकर्षित किया गया क्योंकि इनके साथ एंगल कम बन रहा था और ये ऊपर चले गए। और ये कक्षक जो यहाँ 2 कक्षक हैं ये कौन कौन से हैं? dx2y2 एंड dz2। ये कक्षक नीचे आ जाते हैं, इनको E, इनको T2 कहा जाता है। ये जो गैप है T2 और E के बीच का गैप है, ये है डेल T, और डेल T को क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये वैल्यू बहुत कम होती है, ये गैप कम होता है। गैप कम होने का कारण क्या बताया मैंने? एक तो 4 ही लिगेंड आ रहे हैं, प्रतिकर्षण कम करेंगे, और 0 डिग्री से इनमें से कोई भी कक्षक रिपेल प्रतिकर्षित नहीं हो रहा है। ये वही बैरी सेंटर से नीचे -0.6 डेल टी, ऊपर +0.4 डेल टी। ये जस्ट रिवर्स आपने लिखा है, याद रख सकते हैं, मतलब ये याद रखने का तरीका कि जस्ट रिवर्स कर दें, ऑक्टाहेड्रल का रिवर्स कर दें, ये याद रखने का तरीका है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये हमने यहाँ पर बताया। अच्छा, ये लिगेंड की अनुपस्थिति में था, 5 डी कक्षक समान ऊर्जा पर। जब लिगेंड आ गया, यानी कि लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है, तब जाकर के स्प्लिटिंग, ध्यान रखना स्प्लिटिंग तभी होती है, ये विपाटन तभी होता है जब लिगेंड आता है। नो लिगेंड नो स्प्लिटिंग, लिगेंड नहीं है तो स्प्लिटिंग भी नहीं है। ये हुआ। लेकिन जनरली क्वेश्चन करते समय हम यूज नहीं करते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कैसे हुआ। क्वेश्चन कैसे किया जाता है वह भी आगे बताऊंगा जब हम तीनों थ्योरी पढ़ चुके होंगे, तीनों की स्प्लिटिंग पढ़ चुके होंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद हम स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल तक हमने ये पढ़ा है।